दोस्तों साल 2026 में हमें अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ लोग अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कुछ लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना पसंद करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट बॉन्ड के जैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स 100% सेफ है, जैसे पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल देंगे, एनपीएस में पैसा डाल देंगे, या किसी के घर अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो परचेज करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब आज की डेट में दिक्कत पता है क्या है? मान लो कोई इंसान है, वो कोई कहता है कि मैं महीने में 10,000 रुपए सेव करता हूं, तो कोई कहता है 20,000 करता हूं, तो कोई कहता है महीने में मैं 50,000 रुपए सेव करता हूं। दिक्कत यह है कि जो भी पैसा इंसान बचा रहा है, लोग गलती क्या करते हैं? मान लो कोई 10,000 रुपए महीने का बचा रहा है, हर महीने वो सोचता है मैं 10,000 तो बचा ही लूंगा। लोग क्या करते हैं, या तो सारा का सारा पैसा, मान लो इस महीने 10,000 रुपए बचा, 10,000 रुपए की एफडी कर देंगे, अगले महीने फिर 10 या 12,000 रुपए बचा, उसकी फिर एक और एफडी बना देंगे। यानी जो पैसा बचता जा रहा है उसकी एफडी करते जा रहे हैं। या तो ये गलती करते हैं, या कुछ लोग इसका उल्टा कर देंगे। मान लो इस महीने 10,000 रुपए बचा, 10,000 रुपए सीधे म्यूचुअल फंड में लमसम डाल दिए, अगले महीने फिर 10,000 रुपए बचा, फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिए। यानी जो पैसा बच रहा है सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको और कुछ नहीं सूझता, वो क्या कहते हैं, भाई जो मेरे पास पैसा है सारा का सारा पैसा मैं तो रियल एस्टेट में डालूंगा। ये प्लॉट ले लो, वो प्लॉट ले लो, कमर्शियल में कुछ डाल दो, रेजिडेंशियल में कुछ डाल दो, यहां प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, मतलब वो फिर रियल एस्टेट ही खेलते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में ये सही इन्वेस्टिंग का तरीका है? आंसर इज नो। हम इस तरीके से इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सवाल यह आता है कि फिर हमें अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, एक बार के लिए इन्वेस्टिंग को अभी एक बार साइड रखो। सबसे पहला आपका गोल यह होना चाहिए कि आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब हमारा इमरजेंसी फंड बन जाएगा उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहला आपका गोल यह होना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? मान लो आज किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, तो इसका आप 3 टाइम्स कर लो, यानी 60,000 रुपए। अब जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है उसके पास एक इमरजेंसी फंड 60,000 रुपए का होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड है। भगवान ना करे कल को आपकी जॉब चली जाए, भगवान ना करे परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या किसी भी चीज को लेकर के पैसे की जरूरत पड़ जाए, तब हम इस इमरजेंसी फंड का यूज करेंगे। सबसे पहले मान लो आज किसी के पास 0 सेविंग्स है, तो जो उसकी सैलरी है पहले उसका 3 गुना पैसा आप इकट्ठा करोगे। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि हमें अपने पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट करना है। अच्छा, मान लो हमने किसी की सैलरी 20,000 है, ये 60,000 रुपया हमने इकट्ठा कर लिया। इस इमरजेंसी फंड को हम कहां रखेंगे? देखो, अक्सर कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा फंड कि एक क्लिक करूं और उस पैसे को मैं यूज कर लूं। भी हो सकता है ना कि एकदम से इमरजेंसी आ जाए तो पैसा तुरंत चाहिए, समझ गए? तो अक्सर कहा जाता है कि इस पैसे को या तो सेविंग्स अकाउंट में रखो या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट करके रखो। अब सेविंग्स अकाउंट में रख तो लो, आइडियली सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है इमरजेंसी फंड के लिए, बट सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है? मान लो 60,000 रुपए पड़े हैं। अच्छा, दोस्त ने पैसे मांगे, चलो गूगल पे कर दिए, फिर वो पैसा खर्च होने का बहुत ज्यादा डर होता है। इसीलिए देखो, आइडियल सिचुएशन यही है कि सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे को रखो जो इमरजेंसी फंड है। बट मैं ये कहता हूं कि कोशिश करो कि लिक्विड फंड के अंदर ही आप इस पैसे को पार्क करो। अच्छा, ये लिक्विड फंड्स होते क्या हैं? देखो, लिक्विड फंड ये होते हैं कि मान लो आपने लिक्विड फंड में 60,000 रुपए रखे, तो जो आपका फंड मैनेजर होगा वो इस पैसे को या तो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेगा, या कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करेगा, या मैं लिख देता हूं कमर्शियल पेपर, या सीडी में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जो पैसा हम भारत सरकार को उधार देते हैं, और उधार तो देते ही हैं, वो भी 1 साल से कम समय के लिए, उसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। जब हम भारत सरकार को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए उधार देते हैं, तो उसको हम G-Sec बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब हम 1 साल से कम समय के लिए भारत सरकार को उधार देते हैं उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। जब हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, जैसे रिलायंस, टाटा, ये भी पैसा उधार लेती हैं, इनको जब हम 1 साल से कम समय के लिए उधार देते हैं उसे हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। और जब हम भारत के बैंकों को 1 साल से कम समय के लिए पैसा उधार देते हैं, जैसे SBI को उधार दे दो, ICICI को उधार दे दो, HDFC को उधार दो, उधार भी दे दो लेकिन 1 साल से कम समय के लिए दो बैंकों को, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, कॉर्पोरेट कंपनीज को 1 साल से कम समय के लिए उधार देना, राइट।
जब हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार देते हैं तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, फिर लिक्विड फंड्स का फायदा क्या होता है? लिक्विड फंड्स के अंदर अपने इमरजेंसी फंड को रखने का यह फायदा होता है कि लिक्विड फंड में कभी भी पैसा डालो, कभी भी पैसा निकालो, यहां एग्जिट लोड ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया ना और 7 दिन के बाद निकाल रहे हो तो एग्जिट लोड ऑलमोस्ट 0 रुपीज होता है। ठीक है, जब मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी निकालो। और 7 दिन से पहले भी निकाल रहे हो ना तो 1 लाख रुपए के पीछे 10, 15, 20 रुपए लगते हैं बस। तो कहने का मतलब लिक्विड फंड ऐसे फंड होते हैं। अच्छा, सवाल यह भी आता है कि इमरजेंसी फंड को फिर मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लेता हूं, दिक्कत क्या? वहां से भी तो मैं जब मर्जी निकाल सकता हूं पैसे को, कर सकते हो। लेकिन मान लो आपने 1 लाख, जैसे हमारे केस में 60,000 था, ठीक है, मान लो मैंने 60,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, ये बोल के कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, कोई बात नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। भगवान न करे जब मेरे को इमरजेंसी आए और उस टाइम मार्केट ही नीचे हो, मेरा 60,000 रुपया उस टाइम 50,000 रुपया हो रखा हो, तो क्या फायदा मेरे को? मैं ना तो अब उसको होल्ड कर सकता, वो पैसा मेरे को चाहिए ही चाहिए। समझ गए? लिक्विड फंड का क्या है कि इसने 7, 7.5% का रिटर्न हमेशा देना है। क्यों? क्योंकि पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है? तो ट्रेजरी बिल में। सरकार का पैसा डूबेगा थोड़ी। कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार दे रहा है, ये भी ना के बराबर है, डूबेगी। या फिर बैंकों को उधार दे रहा है, ये भी नहीं डूबेगा। तो 7, 7.5% का रिटर्न यहां पे आना ही आना है। तो इमरजेंसी फंड इसीलिए फिर हम लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, यहां पे एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मान लो अगर आपको लिक्विड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं एक एक चीज टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आए। देखो, ये मैंने बेसिकली एंजल वन का स्क्रीनशॉट लगाया। आप जोन सी भी एप्लीकेशन यूज करते हो, मैं कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा, बस समझाने के लिए किसी एक का तो लगाना ही था। ठीक है, कोई पेड वीडियो नहीं है, किसी का मर्जी, हर किसी में आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इस एप्लीकेशन में गया, यहां एसेट क्लास का ऑप्शन आएगा। म्यूचुअल फंड के आगे ना फिल्टर लगे होते हैं, उस पे जाओगे, एसेट क्लास का ऑप्शन आएगा। यहां डेट म्यूचुअल फंड्स में चले जाना। डेट म्यूचुअल फंड, ये देखो अलग अलग प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, सारे के सारे डेट म्यूचुअल फंड उसमें मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये लिक्विड फंड होता है। ठीक है, इस लिक्विड फंड के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर ये इतने सारे देखो अलग अलग प्रकार के ये लिक्विड फंड है। सबके रिटर्न ऑलमोस्ट देखो पिछले 3 साल में 7% ऑलमोस्ट सबके सेम ही आएंगे, क्योंकि सभी डेट, जितने भी ये फंड मैनेजर होते हैं, इन सब ने पैसा इसी में इन्वेस्ट करना है। या ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेंगे, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, यही ऑप्शंस हैं इनके पास। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्सिस लिक्विड फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये एक्सिस लिक्विड फंड आ गया। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? 10,000, 1,000, 500, जो भी इन्वेस्ट करना है वो यहां से, चाहे तो आप इसमें SIP शुरू कर सकते हो, चाहे वन टाइम शुरू कर सकते हो। तो कहने का मेरा भाव ये है, आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, सब ऑलमोस्ट सेम है। मोटा मोटा भाव बस ये है कहने का कि लिक्विड फंड के अंदर हम अब हमेशा जो है अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे। अब एक चीज और मेरे को डिस्कस करनी है, फिर हम अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम ये भी सीख ही रहे हैं सब कुछ। दूसरी बात ये है कि देखो, पहली चीज तो हम समझ गए कि जो भी मेरे पास पैसा है उसको सबसे पहले मैं अपनी सैलरी का 3 टाइम्स कहां इन्वेस्ट करूंगा? इमरजेंसी फंड में। दूसरी बात यह है, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले मान लो हर महीने आप कह रहे हो कि 20,000 रुपए मैं बचाऊंगा या 10,000 रुपए मैं हर महीने बचाऊंगा, उससे पहले जो भी आपके खर्चे हैं, उस खर्चों में से एक खर्चा आपको बहुत जरूरी निकालना है कि हर साल आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान के प्रीमियम्स पे करने हैं। प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत ले लो, ना मैं इनका कोई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं कि इस लिंक से, मेरे लिंक से आप परचेज करो, नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। अगर अभी प्लान नहीं है, 2 साल बाद प्लान है, 1 साल बाद प्लान है, जब भी प्लान है, बट इसको अपने दिमाग में रखना है, अभी ले सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इस वीडियो में मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं बस एक काम करूंगा, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान बहुत अच्छे से दोनों अलग अलग वीडियो समझा रखे हैं। मैं कोई पेड लिंक नहीं दे रहा कि मेरे लिंक से परचेज करो, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो का लिंक दे रहा हूं, टर्म प्लान की वीडियो का लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। अगर अभी प्लान नहीं है, 1 साल बाद प्लान है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, एटलीस्ट नॉलेज ले लो कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान होता क्या। एक चीज और, कभी भी ये यूलिप प्लान, एंडोमेंट प्लान, गारंटीड प्लान्स कि जी इतना पैसा डालो इतना मिल जाएगा, ऐसा डालो ऐसा मिल जाएगा, इन प्लान्स के चक्कर में मत फंस जाना। देखो, इंश्योरेंस हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ प्लीज मत मिक्स करना। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट अब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बट इन्वेस्टिंग से पहले 2 चीजें आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। पहली, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद अब हर महीने जो हम पैसा बचाएंगे
उस पैसे को हम देखते हैं कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है 100 माइनस योर एज। अब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया बट कोई बात नहीं। 100 माइनस योर एज, ये क्या है? मान लो अब मेरी एज आज 30 ईयर्स है, तो 100 माइनस 30 ये हो गया 70। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 70% पैसा मैं अपना मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, जहां पे भी मैं मार्केट के अंदर 70% पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, और बाकी का जो 30% पैसा है वो मैं डेट फंड में इन्वेस्ट करूंगा, जैसे एफडी करा ली या गवर्नमेंट स्कीम्स में डाल दिया। यानी सेफ, बिल्कुल सेफ जगह में अपना 30% पैसा इन्वेस्ट करूंगा, 70% पैसा मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। इस पैसे से मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं। क्यों? देखो 100 माइनस योर एज का कंसेप्ट क्यों है? 100 माइनस योर एज, मेरी एज आज 30 ईयर्स है, मैं आज यंग हूं, तो मैं रिस्क ले सकता हूं, इसलिए मैं अपना 70% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब बात यह आती है कि यह रूल है, यह फाइनेंस का बहुत अच्छा रूल है, लेकिन क्या हमें इस रूल को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना चाहिए? देखो इसका आंसर भी नहीं है। हर किसी के रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कितना प्रतिशत पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और कितना परसेंटेज ऑफ पैसा एफडीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, या इवन थोड़ा बहुत पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, या गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। यानी कहने का मतलब, एक एग्जांपल समझो, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है? ये ए है और ये बी है, दोनों बिल्कुल एक ही कॉलेज से एक ही क्लास के पास आउट है और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं 50,000 रुपए, यानी लाइफ में दोनों बिल्कुल बराबर जगह पे खड़े हैं, ठीक है? अब ए फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड से भी। ए के फादर भी सरकारी नौकरी करते हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे, ए की मदर भी सरकारी नौकरी करती है बहुत अच्छी पोजीशन पे। मान लो ये दोनों फादर मदर अभी रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तब भी इनकी दोनों की 1.5 लाख रुपए पेंशन आएगी। दूसरी तरफ बी के माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी, बड़ी मुश्किल से बी को पढ़ाया और बी को बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली। अब बी के ऊपर ही पूरा परिवार डिपेंडेंट है, राइट? बी के पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ए कहता है कि मैं तो 90% पैसा भी मार्केट में डालने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, डूब भी गया तो भी क्या दिक्कत है, पीछे मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है ना। आप समझ गए? बी क्या ये चीज अफोर्ड कर सकता है कि मैं 90% पैसा भी मार्केट में डालने के लिए तैयार हूं? नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात को? तो हर किसी की फैमिली कंडीशन, हर किसी की नीड्स, ये भी देखना होता है कि उसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है, तो क्या वो अपने पैसे से रिस्क ले सकता है? समझ के बात को? तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। तो मैं ये नहीं कहूंगा 100 माइनस योर एज, सीधा आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगा दो, नहीं, ठीक है? ये आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, वो कहता है कि नहीं भाई मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मेरे बस की इतना रिस्क लेना नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 40% पैसा ही इक्विटी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो चाहे 70 डालो, चाहे 80 कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। मैं एक आइडल सिचुएशन लेकर के इस वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि हम अपना 60% पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मैं देखो स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता। स्टॉक्स के अंदर पता है क्या है? डायरेक्ट कंपनी का आप स्टॉक खरीदोगे, फिर उसमें आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए जिस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर देखो किसी को बहुत पिन पॉइंट नॉलेज है, डेली न्यूज़ फॉलो करता है, वो स्टॉक्स की तरफ जा सकता है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हम अपना सारा काम धंधा छोड़ के, कोई नौकरी कर रहा है, वो नौकरी से टाइम उसको मिलेगा नहीं, तो इतना आप ट्रैक कर नहीं पाओगे, ठीक है? बाकी आपकी कंप्लीटली अपनी चॉइस है, बट स्टॉक्स के बदले मैं ये कहूंगा कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? 60% पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में कहां कहां इन्वेस्ट करेंगे? 60% को आप 4 टुकड़ों में बांट लो, ठीक है जी? पहला 15% हम लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, लार्ज कैप होते क्या? लार्ज कैप फंड्स पहले बता दूं, चलो पहले बता देता हूं। 15% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, 15% पैसा फ्लेक्सी कैप में करेंगे, 15% पैसा मिड कैप फंड्स में करेंगे और 15% पैसा हम इंडेक्स फंड्स में करेंगे। लार्ज कैप फंड्स ये होते हैं कि जो फंड्स, जैसे मान लो हमने लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस फंड का जो फंड मैनेजर होगा वो हमारा पैसा भारत की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब जरूरी नहीं है कि 100 की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे, इसमें से मान लो 20 कंपनियां उठा लेगा, यानी भारत की जो टॉप 100 कंपनीज है उनमें से अपनी मर्जी से जो उसको अच्छी लगेंगी कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, मान लो 20 उठा ली, 15 उठा ली, 10 उठा ली या 50 उठा ली, ठीक है? कुछ भी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज उठा लेगा, लेकिन टॉप 100 कंपनीज में से उठाएगा और उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप के फायदे नुकसान क्या है? फायदा तो यह है कि एक स्टेगनेंट और स्टेबल ग्रोथ मिलती रहती है, ठीक है? मतलब
7% मिल गई, 7.5% मिल गई, 6.5% मिल गई। क्यों? मान लो रिलायंस टाटा जैसी कंपनी है, अब ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि यार ये अगले 1 साल में डबल हो जाएंगे। भाई पहले इतनी बड़ी कंपनी है, डबल थोड़ी ना हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो आपको 100% के रिटर्न्स तो मिलने से रहे। तो पहले ही बड़ी कंपनीज हैं तो कम रिटर्न्स देती है बट स्टेबल रिटर्न देती हैं, ठीक है, 6.5 7, वही एफडी से 1 या 2% ज्यादा के रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा, फायदा क्या है कि डूबती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरा पैसा डूब गया। अब कल को आप सुबह उठोगे थोड़ी हो रिलायंस डूब गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या सुबह उठो आपको कहोगे टाटा डूब गई या एचडीएफसी बैंक डूब गया, आईसीआईसीआई बैंक डूब गया, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा नीचे जा सकती है बट डूबेंगी नहीं। तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां हम क्या, आपका फंड मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है। फिर दूसरा आता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो 100 नंबर से लेकर के 250 रैंक पे होती है। यानी भारत की ऐसी कंपनीज जो 100 से लेके 100 या 101 पकड़ो, 101 से लेके 250 नंबर पे आती हैं, ऐसी कंपनीज को मिड कैप फंड्स बोला जाता है, मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। अब आपका फंड मैनेजर क्या करेगा, इन 150 कंपनी में से 20 कंपनी, 30 कंपनी, 10 कंपनी, जो उसका मन करेगा उन कंपनीज का पूल बनाएगा और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। मिड कैप कंपनीज भी स्टेबल होती हैं, समझ के बात को। ये थोड़ी कोई बहुत छोटी कंपनी थोड़ी है, ये भी स्टेबल कंपनीज हैं। इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल है। हो सकता है कल को ये लार्ज कैप कंपनीज बन जाए। तो अगर आपकी जो सेलेक्टेड कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज बन जाए कल को, तो आपका पैसा बहुत ग्रो हो गया। लेकिन ये लार्ज कैप जितनी बड़ी भी नहीं है, हो सकता है कल को 1-2 कंपनी डूब जाए तो हमारा पैसा या हमारे को लॉस हो सकता है, समझ गए। तो ये होते हैं मिड कैप फंड्स, यानी ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, समझ के बात को। इसके अलावा एक स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो 250 से लेकर के नीचे तक की रैंक की होती है, बट मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया, फिर वो अलग काफी रिस्की हो जाता है ना। फिर इतना ज्यादा रिस्की थोड़ी ना मैं आपको सलाह दूंगा कि उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो भले वो इन्वेस्ट कर ले, बट अभी हम बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 15% पैसा लार्ज कैप में, 15% पैसा मिड कैप में। स्मॉल कैप मैंने नहीं रखा, हमने यहां पे फ्लेक्सी कैप रखा है। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड मैनेजर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप उसका मन करेगा 50% पैसा लार्ज कैप में डाल देगा, उसका मन करेगा 20% पैसा मिड कैप में डाल देगा, 30% पैसा स्मॉल कैप में डाल देगा, या उल्टा कर सकता है, इसमें 30 डाल दे, इसमें 20 डाल दे और इसमें 50 डाल दे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे फ्लेक्सी कैप रखा है, ताकि देखो अब स्मॉल कैप कंपनीज का फायदा क्या होता है। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी हैं, कल को कोई छोटी कंपनी रिलायंस बन जाए, आपका पैसा तो 10-12 गुना बड़ा हो जाएगा। या छोटी कंपनी है, रिस्क भी है, कल को वो डूब भी सकती है, समझ के बात को। तो स्मॉल कैप के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है, समझ के बात को। और एक लास्ट हम इंडेक्स फंड के अंदर रखेंगे, जैसे नॉर्मल आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड क्या है, किसी भी एक ग्रुप को उठा लो, वो इंडेक्स है। जैसे मान लो आप कहते हो बैंकिंग का इंडेक्स बनाओ, टॉप 10 बैंक इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या, भारत के जो टॉप 10 बैंक है उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी भी चीज का आप इंडेक्स बना सकते हो, ठीक है। किसी भी कंपनीज का, जैसे यार एफएमसीजी का बना लो, किसी भी चीज का बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तो हम इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कुछ एक अच्छे फंड है, जैसे बेस्ट लार्ज कैप फंड के अंदर निपोन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, फिर ये एक्सिस, ये गलत लिख दिया मैंने, फिर ये एक्सिस लार्ज कैप फंड। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मैं बता रहा हूं जो काफी फेमस फंड्स हैं। तो आप इनमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी और में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज और, पूरी वीडियो में कोई लिंक नहीं है, कोई पेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे अपने दिमाग से इन्वेस्ट करोगे, अपनी सूझबूझ से इन्वेस्ट करोगे या किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करोगे। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई सजेशन नहीं मैं आपको यहां पे दे रहा, ठीक है। फ्लेक्सी कैप के अंदर ये कुछ एक फंड है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बस जो फेमस है वो मैंने बस यहां नाम लिख दिया। बाकी इंडेक्स फंड के अंदर ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। बाकी इसके आगे यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए। मान लो आपको अगर किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्सिस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो किसी भी ऐप पे जाना, फंड का नाम सर्च कर लेना, कोई भी फंड, ये छोड़ दो, नाम छोड़ दो, जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना है वो नाम सर्च कर लेना। नीचे यहां पे एक ऑप्शन आएगा इन्वेस्ट नाउ का, जो भी पैसे आपको इन्वेस्ट करने, 1000, 2000, 1 लाख, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने भी, ठीक है, वो इन्वेस्ट करके एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करने हैं, यानी लमसम। एसआईपी मतलब मान लो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए,
तो एसआईपी मतलब हर महीने 1,000 रुपये जमा होते रहेंगे, आपके अकाउंट से कटते रहेंगे, इस फंड में जमा होते रहेंगे। लमसम कर दिया, वन टाइम कर दिया, मतलब 1,000 रुपये बस एक बार हो गए, हर महीने वो इन्वेस्ट नहीं होगा, बस इकट्ठा 1,000 रुपये एफडी की तरह, समझ गए। यहाँ पे जैसे आप ये एसआईपी चूज किया हुआ है तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन है, लमसम करता वन टाइम तो यहाँ पे स्टार्ट वन टाइम लिखा आ जाता है। बस इतना सिंपल होता है, यहाँ से आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या समझा अभी तक कि इक्विटी के अंदर, यहां पे मैं साइड में लिख दूं, यहीं लिख देता हूं कि इक्विटी के अंदर हम अपने 60% पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी के अंदर रिस्क क्या है कि जो भी पैसा मैं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इक्विटी का मतलब क्या है, हिस्सेदारी खरीदना, उस कंपनी की मैं हिस्सेदारी खरीदता जा रहा हूं। कल को वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरी हिस्सेदारी बढ़ती रहेगी, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। कल को मान लो जैसे जिस भी कंपनीज में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो कल को कंपनी डबल ग्रो कर गई तो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसे 2 लाख हो जाएंगे। कल को वो कंपनी डूबते डूबते आधी हो गई तो मेरा 1 लाख रुपए 50,000 हो जाएगा। यानी इक्विटी का मतलब क्या है कि मैं हिस्सेदारी खरीद रहा हूं। दूसरी तरफ डेट फंड्स क्या होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड। यानी हमने अपना 60% पैसा इक्विटी में डाला यानी म्यूचुअल फंड्स में डाला, अब हम 15% पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि अब भी वही सेम प्रोसेस है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में है, ये भी म्यूचुअल फंड, पहले वाले म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड थे, ये डेट म्यूचुअल फंड्स है। समझ गए बात को। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम हिस्सेदारी खरीद रहे थे, डेट म्यूचुअल फंड में भी प्रोसेस सेम है कि आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, फिर एक फंड मैनेजर होगा, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा। पिछली बार हम हिस्सेदारी खरीद रहे थे, इस बार हम कंपनीज को, सरकारों को पैसा उधार देंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम हिस्सेदारी नहीं खरीदेंगे। इनको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। जैसे एफडी है, एफडी एक किस्म से आप यही कह सकते हो ना कि आपने बैंक के पास पैसा बैंक को उधार दिया, इनडायरेक्ट वे में यही कह सकते हो, बैंक की वो पैसा लाइबिलिटी बन जाता है। आप उधार देते हो, बैंक कहता है मैं 6% ब्याज दूंगा, 7% ब्याज दूंगा। 1 साल की आप एफडी कराते हो, आप 1 साल बाद बैंक में जाते हो, ब्याज के साथ अपना पैसा वापस ले आते हो। सेम ऐसे ही हमारे डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपका फंड मैनेजर कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को उधार देता है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को उधार देता है, कुछ पैसा कॉरपोरेट कंपनीज को उधार देता है, बड़ी बड़ी रिलायंस, टाटा जैसी कंपनीज को, कुछ पैसा स्मॉल कैप कंपनीज को उधार देता है, इन्वेस्ट नहीं करता उसमें, उसकी हिस्सेदारी नहीं खरीदता। समझ गए बात को। ऐसे करके कुछ पैसा प्राइवेट बैंकों को उधार देता है, कुछ पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक को उधार देता है, कुछ पैसा सरकारी बैंकों को उधार देता है, तो कुछ पैसा सरकारी कंपनीज को उधार देता है। यानी आपका जो पैसा है या तो वो सरकार को या सरकारी कंपनीज को उधार दिया जा रहा है, या फिर बैंकों को उधार दिया जा रहा है, या फिर कॉर्पोरेट को। यानी मोटा मोटा पैसा या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। यानी सरकार को उधार देना मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार देना यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। समझ गए। तो डेट म्यूचुअल फंड की मोटी कहानी यह है कि हम या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ गए। अब फायदा क्या होता है, जैसे अब आप चाहो, मान लो यहां पे आप खड़े हो, आप कहते हो कि यार मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं सीधा सीधा भारत सरकार को पैसा उधार दे दूंगा। तो क्या होगा, सिर्फ आपने एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भारत सरकार को उधार दे दिया। हालांकि चलो ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहां आपका पैसा मरेगा नहीं। या मान लो आप कहते हो कि मैं अपना सारा का सारा पैसा किसी छोटी मोटी कंपनी को उधार दे दूंगा, सिर्फ एक कंपनी को, ये मेरे को प्रॉमिस कर रही है कि 12% का ये रिटर्न देगी। लेकिन अगर सिर्फ एक कंपनी को पैसा उधार दोगे तो रिस्क भी तो है, कल को ये कंपनी भाग गई, मर गई, डूब गई तो आपका सारा पैसा मर जाएगा। समझ गए। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड को, ताकि हम अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सके, ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। समझ गए। भी कुछ पैसा हम सरकार को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, सेफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, 100% सेफ है। सरकारी बैंकों को देंगे, 100% सेफ है। सरकारी कंपनीज को देंगे, 100% सेफ है। लेकिन ये रिटर्न्स भी तो कम देते हैं, ये 6%, 7%, 7.5% ही रिटर्न देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ पैसा छोटी मोटी कंपनीज को देंगे, ये 13-14% देगी। लेकिन कुछ ही पैसा दिया ना, कल को ये डूब गई, बाकी इन्वेस्टमेंट तो सेफ है। समझ गए बात को। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये डेट म्यूचुअल फंड को एक बार छोड़ दो, ठीक है। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूं कि मान लो आप ये कहते हो कि यहां आप खड़े हो, आप सीधा
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो, वो कैसे खरीद सकते हो। नॉलेजेबल वीडियो भी तो बनाना है ना, ठीक है। देखो मैंने यहां कुछ एक स्क्रीनशॉट लगाए हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे दिखते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये एक एप्लीकेशन है अपस्टॉक्स, जहां जहां से लिंक मिले मैंने लगा दिए, ठीक है। अपस्टॉक के अंदर जाके दिख रहा है आपको ये टी बिल्स। मैंने आपको क्या बताया, जब हम भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल से कम समय के लिए पैसा उधार देते हैं, उसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए उधार देते हैं तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 7.24% इंटरेस्ट रेट है। जीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, साल 2055 तक के लिए। अभी 2026 चल रहा है, फिर 2036, 46, फिर 56, यानी 29 साल के बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये मैच्योर होगा। इंटरेस्ट रेट 7.24% आपको यहां पे मिलता रहेगा। अच्छा, मान लो आज आपने साल 2026 में इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, क्या 1 साल के बाद, मान लो यहां पे आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालना चाहो, क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? देखो, 1 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट कर दिए, कि 1 साल के बाद आपको पैसा निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, देखो मैं समझाता हूं। जैसे आज इंटरेस्ट रेट 7.24% है, 1 साल के बाद मान लो सरकार नए बॉन्ड्स इशू कर रही है और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट सरकार ने कर दिया 6% का, ठीक है, और आप कहते हो 1 साल बाद मेरे को पैसा निकालना है, तो आपका जो ये 10 लाख रुपए है ना, ये बढ़ के 11, 11.5 या 12 लाख रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नए बॉन्ड्स भारत सरकार इशू कर रही है वो सिर्फ 6% पे इशू कर रही है। आप ये वाला जो बॉन्ड है ये साल 2055 तक के लिए लेके बैठे हो 7.24% पे, समझ गए? तो ऑब्वियस ही बात है, आपका 10 लाख 11-12 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। या मान लो 1 साल आज आपने 10 लाख डाले, 1 या 2 साल के बाद आप कहते हो पैसों की जरूरत है, उस टाइम पे आप विड्रॉ करते हो, लेकिन उस टाइम पे भारत सरकार नए बॉन्ड इशू कर रही है मान लो 8% पे, तो आपका 10 लाख रुपए गिर के 8.5 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 2055 तक के लिए सिर्फ 7.24% ब्याज पे इसको होल्ड करके बैठे हो। समझ गए बात को? तो ये जीसैक बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर गिल्ट फंड्स भी बोल देते हैं, सब एक बात है, ठीक है। एक होता है ये SDL यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो हम भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को उधार देते हैं। ये मान लो महाराष्ट्र सरकार को उधार चाहिए, हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, है ना, दिल्ली गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा उधार चाहिए तो ये SDL बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन। समझ गए? यहां तक क्लियर है? चलो, ऐसे ही मान लो अगर मेरे को किसी कॉर्पोरेट कंपनी को पैसा उधार देना है, जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, इसको हम NCD बोल देते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम पैसा उधार तो दे रहे हैं, कल को इस पैसे को आप ये नहीं बोल सकते कि इस पैसे को इक्विटी में चेंज कर दो, भाई इसी पैसे की मैं हिस्सेदारी खरीदना चाहता हूं इस कंपनी में, नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, उस पैसे की आप हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते, इसलिए इसको NCD बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड भी बोल सकते हो। समझ गए? उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत कुछ सीख रहे होगे आज इस वीडियो से, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज वो भी बोला करो, ठीक है। चलो, अब ये क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी इस बार हम अपना पैसा भारत सरकार को उधार नहीं दे रहे, हम अपना पैसा कॉर्पोरेट कंपनीज को उधार दे रहे हैं। जैसे ये एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका नाम है क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड। ये क्या है, एक लोन एप्लीकेशन है, इंस्टेंट लोन ऐप होती है ना, वैसी है। ये क्या है, आपसे पैसा उधार ले रही है 11.10% पे। आगे ये लोन कितने पे बांटते हैं, 25, 30, 35, 40% पे लोन बांटते हैं, तो इनको तो फायदा ही फायदा है। समझ के बात को? रिस्क है, बिल्कुल है। ये कौन सा सरकारी कंपनी है, कल को डिफॉल्ट हो जाए, भाग जाए, हमारा तो पैसा रिस्क पे है, तभी रिस्की चीज है, तभी तो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। समझ गए? कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं ये यहां पे लिखा हुआ था, एक सेकंड में ढूंढ लो, मुझे भी नहीं मिल रहा, कहां पे, कहीं तो लिखा हुआ था यार, ये रहा। 1 साल 10 महीने और 19 दिन के लिए, 1 साल 10 महीने 19 दिन के लिए पैसा लॉक हो जाएगा और रिटर्न कितना मिलेगा, 11.10%। ऐसा सच लॉक नहीं होता, आप बेच भी सकते हो, बट वही चीज आ जाती है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ये छोटी मोटी कंपनी है, इनके बायर नहीं मिलते। आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, लिस्टेड तो है ही है ये कंपनीज, बट फिर इसका बायर ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा। तो समझो लॉक ही रहता है ये पीरियड, ठीक है। इस पे आपको ये इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अच्छा, जैसे मान लो एक चीज और दिखाता हूं, अब ये एक सरकारी कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकारी कंपनी है, ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है। ये भी तो कॉर्पोरेट कंपनी होगी। कितना परसेंट दे रही है, 7.05%। क्यों ब्याज कम दे रही है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सबको पता है डूबेगी नहीं। आज ये 15% का ब्याज दे दे, मैं कहता हूं सारा भारत ही इसके अंदर पैसा डालने लग जाएगा। पता है कंपनी डूबेगी नहीं, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है,
अब पता है सरकारी कंपनियां डूबेगी नहीं, अगर डूब भी गई तो सरकार को आना पड़ेगा लोगों का पैसा देने के लिए, इसलिए ब्याज कम देती है। ये देखो इसने अलग अलग सीरीज निकाली हुई है, सीरीज 4, सीरीज 5, सीरीज 2, सीरीज 1। सीरीज 4 के अंदर बोल रही है इंटरेस्ट 7.05% है और 180 महीनों के लिए आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बीच में बेच सकते हो, यस बेच सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। सीरीज 5 के अंदर भी 7.05% का इंटरेस्ट है, 180 महीने की ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर सीरीज 2 के अंदर, अच्छा नीचे एक चीज देखो, यहां एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल लिखा हुआ है, मतलब हर साल इकट्ठा पूरे साल का ब्याज एक बार आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.05% है, तो जो ब्याज बनेगा पूरे साल का इकट्ठा आपको एक बार ब्याज मिल जाएगा साल के अंत में। और ऐसे करके जब ये 180 महीने कितने हो गए, 15 साल, 15 साल के बाद आपका ये जो 10 लाख है ये आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बट हम डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहां आप खड़े हो, आप कहोगे कि मैं इस कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लूं या किसी छोटी मोटी चुटकी मुटकी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लूं या मैं डायरेक्ट भारत सरकार को पैसा उधार दे दूं। नहीं, इतना दिमाग आप नहीं लगाने वाले। आप क्या करोगे, सीधा जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। आपका फंड मैनेजर अपने आप आपके फंड को एलोकेट कर देगा। अच्छा, कुछ एक डेट म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो मैंने यहां पे लिखे थे। जैसे एक फंड है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। ये जो फंड है इसका जो फंड मैनेजर है ज्यादातर बैंकों के अंदर पैसे को उधारी देगा, ठीक है, बैंक्स को देगा, या फिर सरकारी कंपनीज को पैसा उधार देगा। फिर आप कहोगे रिटर्न तो आएगा ही नहीं, सब कुछ ही सेफ है। नहीं, सरकारी बैंक सेफ है बट प्राइवेट बैंक्स थोड़े से रिस्की है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ज्यादा रिस्की है। तो जो रिस्की है वहां रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, और बाकी जो सरकारी चीजें हैं वहां सेफ्टी मिलेगी। तो ओवरऑल पैसा आपका बैलेंस हो जाएगा। ये वाला सेगमेंट अच्छा है, ठीक है। इसमें फंड अपने आप चूज कर लेना बट सेगमेंट अच्छा है, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें ज्यादातर पैसा आपका अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है डायनामिक बॉन्ड फंड, ये गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अभी तक हम मोटा मोटा अपना 75% पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, 15% डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, राइट। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है, फंड क्या है, ये पीपीएफ अकाउंट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें 10% पैसा, देखो अब जरूरी नहीं है पीपीएफ अकाउंट ही खोलना है। मान लो अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भी खोल सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए खोली जा सकती है। ये 21 सालों की स्कीम है। पीपीएफ जो अकाउंट है ये 15 सालों की स्कीम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो ये पीपीएफ अकाउंट चाहे सुकन्या अकाउंट, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं ये तो ऐसी गुल्लक है जिसको आप बीच में तोड़ नहीं सकते। मैं हर बार अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी समझाता हूं। अब लोग कहेंगे पीपीएफ अकाउंट क्यों खोलना, सिर्फ 7.1% का ही तो ब्याज है, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। देखो मेरा रियल एग्जांपल मैं समझाता हूं, ठीक है। मेरी आज बिटिया है, वो 4.5 साल की है, ठीक है। मैंने सुकन्या अकाउंट इसलिए नहीं खोला था कि ये ना 21 साल की स्कीम है, मेरे को बहुत बड़ी लगी थी, लोग खोल लेते हैं। पीपीएफ 15 साल की थी, तो मेरा पर्पज यही था कि अपनी बिटिया के लिए पैसा इकट्ठा करना, राइट। अब हुआ क्या, अब मेरी बिटिया 4.5 साल की है। जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने भी अपना पीपीएफ अकाउंट खोला, वाइफ ने भी पीपीएफ अकाउंट खोला। दोनों का इंटेंशन ये था कि गुड़िया के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, वो अपने पैसों में से कुछ पैसा डालेगी, मैं अपने में से डालूंगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके, अब खाली पीपीएफ थोड़ी था, म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते थे, एफडीज में भी इन्वेस्ट करते थे, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ था। फिर हुआ क्या भाई, अभी तक मैं रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, ये वीडियो भी अभी मैं रेंटल प्रॉपर्टी में ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है, किराए के मकान पे, राइट। फिर प्लॉट परचेज करना था, अभी खुद का घर तो चाहिए ना, तो प्लॉट परचेज करना था। तो अब यहाँ मोहाली चंडीगढ़ में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हुआ क्या कि जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना, सारी मैंने तोड़ दी। कुछ एक पैसा होम लोन भी लेना पड़ा, समझ गए। हुआ क्या, जितने भी ये फंड्स थे, जो म्यूचुअल फंड, एफडी वेफडी, सब कुछ जो टूट सकता था ये सब कुछ टूट गया। लेकिन पीपीएफ अकाउंट आप समय से पहले नहीं तोड़ सकते थे। तो मेरा पीपीएफ अकाउंट भी नहीं टूटा, वाइफ का भी नहीं टूटा, समझ गए। और अभी भी ये पीपीएफ अकाउंट चल रहा है। किस पर्पज से शुरू हुआ था, बिटिया के लिए, तो वहीं खर्च होना चाहिए था ना। आप एक चीज बताओ, प्लॉट हम ही लालच करते रहे, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा छोटा भी ले सकते थे, तब भी काम चल जाता। अगर मैं सच कह रहा हूं, ये फंड्स भी अगर टूट सकते होते ना, तो मेरे मन में और लालच होता, यार इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले ले यार, ठीक है, एक ही बार घर बनता है, इससे भी थोड़ा बड़ा ले लो। अच्छा, मान लो अगर प्लॉट खरीदने जितने पैसे होते, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर ये फंड्स टूट सकते होते ना, तो मैं पता क्या कहता, यार बहुत अच्छे टाइप के दरवाजे लगाएंगे, बहुत अच्छा मार्बल लगवाएंगे, है ना, सब चीजें बहुत अच्छी करेंगे, तब भी मैं इस फंड्स को तोड़ देता। मतलब मैं एडजस्टमेंट ना करता। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या अकाउंट
अगर आप बच्चों के लिए खोल रहे हो, उनकी हायर एजुकेशन के लिए खोल रहे हो, तो बहुत अच्छी ये इन्वेस्टमेंट्स है। समझ के बात को? भले इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन ये ऐसी गुल्लक है जो टूटती नहीं है, और इन्हीं गुल्लक में पैसे इकट्ठे होते हैं। वरना तो क्या है, गोवा जाने, चलो तोड़ दो फटाफट, चलो घूमने चलेंगे। समझ गए? तो हम 10% पैसा इसके अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे, यानी अभी तक हमने 60% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया, 15% पैसा हमने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और 10% पैसा हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया। यानी 60, 70, 80 और 85% जो मेरा पैसा है वो अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। इसके बाद 10% पैसा और मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में। अब आप कहोगे भाई सब कुछ तो हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, है ना? देखो, सबसे पहले तो आप अपने खर्चे एक तरह से साइड में करोगे। देखो, जब भी आपके पास सैलरी आती है ना, तो ऐसा आप कभी भी नहीं करोगे कि पहले अपने खर्चे करोगे और उसके बाद बचत करोगे। इस तरीके से करोगे तो कुछ भी नहीं जिंदगी में बचा पाओगे। सिंपल सा रूल ये बोलता है कि आज सैलरी आई ना, सबसे पहले अपने आप को पे करो, सबसे पहले खुद को पे करो, सबसे पहले जो पैसा है उसको साइड में रखो, जो सेविंग है वो कर दो इन्वेस्ट। आज 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हुई है, तो जो परसेंटेज ऑफ मनी आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, देखो 20% तो बेयर मिनिमम है, आपको इन्वेस्ट करने ही करने हैं, बेयर मिनिमम है ये। उससे ऊपर आपके ऊपर है भाई। आपके हौसले, आपको भविष्य में कितना पैसा चाहिए, कल को पैसा इकट्ठा करके आपको बिजनेस करना है, जो भी आपके गोल्स है वो फिर आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट इससे कम करोगे फिर काम नहीं चलेगा। जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, डे 1 इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद फिर आपके खर्चे आते हैं। उन खर्चों के अंदर अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जोड़ लेना। समझ के बात को? अच्छा, अब बात आती है कि जो हम सेविंग्स कर रहे हैं, इसका जो, मान लो अगर आप कहते हो भाई हर महीने में 10,000 रुपये बचा रहा हूं, राइट? तो 10,000 रुपये का 10%, एटलीस्ट हर महीने आप 1,000 रुपये अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इकट्ठा करोगे। ठीक है? वो शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकते हैं। अब चलो, ये तो सैलरी मैंने 10,000 ले ली, सैलरी अगर 50,000 है तो हर महीने फिर 5,000 हो गए ना, वो उस हिसाब से देख लेना। अब आपको लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको 10% अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा बचाना ही बचाना है। उसके बाद लास्ट चीज़ ये आती है कि हमें अपना रिटायरमेंट भी तो देखना है। रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके एनपीएस के अंदर ही पैसा डाल दो। ठीक है? मतलब पर्सनली मुझे कोई बहुत खास लगती नहीं है ये, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि 60 साल के जब तक आप नहीं हो जाते उससे पहले इस पैसे को आप टच नहीं करोगे। जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आप इस पैसे को जो मर्जी करो, बट 60 साल से पहले आप इस पैसे को टच नहीं करोगे। ठीक है? तो 5% पैसा है, ये रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए। एनपीएस मर्जी है, करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज चाहे तो किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लो, या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये रिस्क ही नहीं है ना, सेफ है। रिटायरमेंट के लिए हम रिस्क थोड़ी लेंगे उस पैसे के साथ। तो लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म, बिल्कुल। ठीक है? 5% अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, और उसको आप छेड़ोगे जब आप 60 साल के हो जाओगे, क्योंकि ये आपकी रिटायरमेंट के लिए है। खैर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग बोलेंगे कि रियल एस्टेट डिस्कस क्यों नहीं किया, है ना? देखो, सिंपल सी चीज़ है, रियल एस्टेट आप समझो जिसके पास मोटा पैसा है, अच्छा पैसा है, उसी की गेम है। समझ के बात को? रियल एस्टेट में पैसा बनता है। ठीक है? आई मीन मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, वो कैसे पैसा बनाते हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक है? अगर पैसा है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्लॉट बहुत एक्सपेंसिव है इधर चंडीगढ़ में। ठीक है? मान लो एक प्लॉट कोई 5 करोड़ का है, कोई 10 करोड़ का प्लॉट है। अब एक इंसान के पास इतना पैसा थोड़ी है। मान लो कोई प्लॉट, लेट अस अज्यूम 5 करोड़ का है। 5 इंसान, ये बहुत क्लोज इंसान होंगे, ठीक है, जिनको एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट है। ठीक है? अब ये आप इन्वेस्ट ऐसे मत कर लेना आंख बंद करके। ठीक है? ये वो 5 लोग हैं जिनके पास खुद 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए है। ठीक है? ये 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेंगे, राइट? उसके बाद इस प्रॉपर्टी को 6 महीने 8 महीने के बाद मार्केट में 5.5 करोड़ का बेच देंगे और 10-10 लाख रुपए अपने पास प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से रियल एस्टेट के अंदर जितने भी आपको ये प्रॉपर्टी डीलर्स दिखेंगे, इसको बोलते हैं कि ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना करके इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, रजिस्ट्री तो एक ही के नाम होगी ना। समझ के, मान लो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, रजिस्ट्री इसके नाम होगी। अगर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कल को ये बोलते हैं मैं तो भाग रहा हूँ, मतलब भाग इन द सेंस रहा हूँ कि मैं नहीं जानता तुम लोगों को, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, बस मेरे ही नाम है। समझ के बात को? तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है? मैंने आपको क्या बोला, जो ये ग्रुप बनाते हैं इनके पास, सबके पास 20-20, 25-25 करोड़ रुपया है। ये 1-1 करोड़ रुपया अगर डाल रहे हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता कल को वो डूब भी गया तो भी। समझ के बात? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। पता लगे हमारे पास टोटली 1 करोड़ रुपया, हमने ग्रुप बना लिया, उसमें 1 करोड़ रुपया डाल दिया, कल को फ्रॉड हो गया,
फिर तो हम गए ना। तो रियल इस्टेट कुछ इस तरीके से काम करता है। रियल इस्टेट देखो उसके अपने ही प्रॉफिट है। मैं बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैंने क्लोजली बहुत देखा हुआ है, मेरे बहुत क्लोज लोग हैं जो रियल इस्टेट में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। और तरीका आना चाहिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का। मोटा पैसा है तो फिर मोटा पैसा बनता भी है, वो ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि प्लॉट खरीदना है तो कॉर्नर प्लॉट खरीदेंगे या पार्क फेसिंग प्लॉट खरीदेंगे ताकि वो कभी भी इजीली सेल हो जाए। समझ के बात को? तो फिर इस तरीके से फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो खैर अगर अच्छा पैसा है तो फिर कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा रियल इस्टेट में करके भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो रियल इस्टेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सेगमेंट, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हम सैलरीड हैं, हर महीने 10, 20, 50 हज़ार बचा रहे हैं तो फिर अभी हम रियल इस्टेट में नहीं कूद सकते, हमें मार्केट के अंदर ही अपने कॉर्पस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, खैर ये पूरा का पूरा वीडियो था। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।